ये कहानी तो भावनाओं का एक गहरा सागर है जिसमें रोमांच, रहस्य, प्यार, गुस्सा, डर और त्याग की लहरें उठती हैं। चलिए इस दिलचस्प दास्तान को हिंदी में पूरे जोश और एहसास के साथ बयान करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बर्फीले तूफान में फंसा हुआ बेचारा मिकी दो चट्टानों के बीच में तड़प रहा था। ठंड से उसका शरीर सुन्न हो रहा था और मौत उसके बिल्कुल करीब मंडरा रही थी। तभी एक अजीब सा आदमी मुस्कुराता हुआ वहां आता है। वो मिकी को बचाने की बजाय उससे पूछता है, कैसा लग रहा है मिकी? तुम बार बार मरते हो और फिर जिंदा हो जाते हो। अच्छा, अब अपनी मौत का आनंद लो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और फौरन एक भयानक जीव मिकी पर हमला कर देता है। अगले ही पल सीन कट जाता है और हमें एक ऐसी मशीन दिखाई देती है जिससे मिकी को प्रिंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये था कि मिकी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इंसान का एक प्रकार का वेरिएंट था, एक कृत्रिम जीव जिसे इस मशीन में सिर्फ प्रयोगों के लिए बनाया गया था। जहां भी किसी काम में जान का खतरा होता था, वो काम मिकी से करवाया जाता था। चाहे अंतरिक्ष की गहराई नापनी हो या किसी ग्रह का तापमान इंसानों के रहने लायक है या नहीं, ये जांचना हो, मिकी को ही भेजा जाता था। जहरीली वैक्सीन के टेस्ट भी मिकी पर ही किए जाते थे और जब वो मर जाता था तो उसे फिर से मशीन से प्रिंट कर लिया जाता था ताकि वो दूसरे काम कर सके। और नए मिकी को बनाते समय उसकी पुरानी यादें भी उसके दिमाग में डाल दी जाती थीं। अब मिकी के साथ क्या हो रहा है, ये जानने के लिए कहानी थोड़ा पीछे जाती है। मिकी और उसका दोस्त धंधा करने के लिए एक गैंगस्टर से कुछ पैसे उधार लेते हैं, लेकिन जब वे पैसे वापस नहीं कर पाते तो गैंगस्टर उनके पीछे पड़ जाता है। वो आदमी उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो वो उनके शरीर का कोई भी अंग काट देगा। उधर पृथ्वी बहुत प्रदूषित हो चुकी है, इंसानों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इंसान रहने के लिए नए ग्रहों की तलाश में है और इसी तरह हमें एक अंतरिक्ष यान भी दिखाया जाता है जो एक नए ग्रह की खोज में जा रहा है। इस यान में बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। मिकी भी अपनी परेशानियों और इस दुनिया से भागना चाहता था, लेकिन उसे यान में जरूरी कोई काम नहीं आता था। उसे एक फॉर्म पर एक्सपेंडेबल का विकल्प मिलता है, जिसका मतलब जाने बिना वो उस पर टिक कर देता है। जैसे ही उसका फॉर्म जाता है, एक लड़की आती है और उससे पूछती है, क्या तुमने सच में एक्सपेंडेबल के लिए फॉर्म भरा है? देखो, ये एक ऐसी नौकरी है जिसके लिए तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें कम खाना मिलेगा और अगर तुम मर जाते हो तो तुम ये अनुमति दे रहे हो कि तुम्हारे वेरिएंट को मशीनों से प्रिंट किया जाएगा, यानी तुम्हें बार बार जिंदा किया जाएगा। अंतरिक्ष यान के जैविक कचरे का उपयोग करके मशीन से तुम्हारा नया शरीर बनाया जाएगा जिसे वेरिएंट कहा जाएगा। तुम्हें बार बार मौत का दर्द सहना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जब मिकी हाँ कहता है तो एक प्रक्रिया शुरू होती है ताकि उसकी यादों को एक हार्ड ड्राइव में सहेजा जा सके। ये काम खत्म होने के बाद वही लड़की उसके पास आती है और उसे एक बंदूक देकर कहती है, खुद को मार लो। मिकी को खुद को गोली मारनी पड़ती है, चाहे वो ऐसा न भी चाहे। इसके बाद मिकी का शरीर जैविक कचरे में फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद मशीन से उसका एक और शरीर प्रिंट होता है जो आम लोगों के साथ सामान्य रूप से काम करता हुआ दिखाया जाता है। अब हमें केनेथ मार्शल भी दिखाया जाता है जो भाषण देता है कि वे जल्द ही इंसानों के लिए एक नया ग्रह बनाएंगे और सभी उसके भाषण पर तालियां बजाते हैं। मिकी को उसकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो खाना खाने बैठ जाता है, तभी उसके बगल में एक सुरक्षा एजेंट नाशा बैठी होती है। दोनों बातें करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते दोस्त बन जाते हैं। ये लोग ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मिकी की जिंदगी इसी तरह चलती रहती है। वो कई बार मारा जाता है और बार बार जिंदा होने के बाद भी वो नाशा के पास लौट आता है। आखिरकार ये लोग निफ्लिम ग्रह के पास पहुंचते हैं। यहाँ बर्फ थी जिससे पता चलता था कि यहाँ पानी और ऑक्सीजन दोनों हैं, लेकिन क्या यहाँ का वातावरण सांस लेने लायक है? यह जांचने के लिए मिकी को ग्रह पर भेजा जाता है। उसे मास्क हटाने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ मौजूद बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी नाक से बहुत खून बहने लगता है। मिकी के अंदर के बैक्टीरिया की जांच करके वैज्ञानिक उन बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन बनाने लगते हैं। ये वैक्सीन बार बार मिकी पर टेस्ट की जाती हैं और मिकी को निफ्लिम ग्रह पर भेजा जाता है। इस प्रयोग के लिए ये लोग मिकी की जान लगभग 12 से 13 बार लेते हैं और आखिरकार एक ऐसा एंटीडोट तैयार हो जाता है जिससे ऐसी वैक्सीन बन सकती है जिसे लगाने के बाद एक व्यक्ति निफ्लिम ग्रह पर सांस ले सकता था। प्रयोग सफल होने के बाद अब मिकी के साथ 3 और क्रू मेंबर निफ्लिम ग्रह पर उतरते हैं। इस ग्रह की खोज करते हुए अचानक बर्फ की चट्टानें हिलने लगती हैं और बर्फ की एक चट्टान के नीचे एक छोटी लड़की आ जाती है। ये जानकर सभी बहुत दुखी होते हैं। अब जब मिकी अंतरिक्ष यान में वापस आता है तो केनेथ मार्शल उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। वो तो एक एक्सपेंडेबल था, लेकिन उसकी मौत की बजाय एक लड़की मर गई जो आगे चलकर उनकी पीढ़ी को बढ़ा सकती थी। ये सब उसकी गलती है और उसकी इस गलती के कारण अब उसे कम खाना मिलेगा और 12 घंटे की बजाय 18 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। यहाँ मिकी उन्हें ये भी बताता है कि उसने वहाँ एक जानवर देखा था जिसे उसने क्रीपर नाम दिया था। तो केनेथ मार्शल अब उसे वापस नीचे जाने और उस जानवर को पकड़ने का आदेश देता है।
मिकी उसके कहने पर फिर से निफिलिम ग्रह पर उतरता है उस जानवर को पकड़ने के लिए, और इसी सब में वो एक गड्ढे में गिर जाता है। और यही वो सीन है जहां से फिल्म शुरू हुई थी। हमने देखा था कि उस जीव ने मिकी पर हमला किया था, लेकिन उसने मिकी को खाया नहीं था। मिकी उससे कहता भी है कि मुझे खा लो, मुझे मार डालो, लेकिन वो जीव उसे मारने की बजाय गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, जिसका मतलब है कि उस जीव को इंसानों से नफरत नहीं थी और न ही वो इंसानों के लिए हानिकारक था। वो क्रीपर के इस व्यवहार को समझ नहीं पाता है और वो फिर से एक ट्रक पर बैठ जाता है जो उसके स्पेस शटल के पास जा रहा था। इस ट्रक में 2 बड़े कीमती पत्थर थे जो इस ग्रह से लाए गए थे। इन पत्थरों के साथ वो अपने स्पेस शटल पर वापस आ जाता है और थका हुआ होने के कारण वो उन्हें क्रीपर के बारे में नहीं बताता और सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। कुछ घंटे बाद जब वो नींद से उठता है तो वो ये देखकर डर जाता है कि उसके साथ एक और मिकी है। यानी उन्होंने सोचा कि मिकी मर गया है और उसका एक नया वेरिएंट मिकी 18 बना दिया है। मिकी 17 इस वेरिएंट से कुछ नहीं कहता, लेकिन मिकी 18 मिकी 17 को मारता है और कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी जी ली, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। वैसे भी एक से ज्यादा मल्टीपल का जिंदा रहना गैर कानूनी है। सरकारी अधिकारियों ने मल्टीपल के जिंदा रहने को गैर कानूनी बना दिया था। ये याद दिलाते हुए मिकी 18 कहता है कि तुम्हें मरने का हक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिकी 17 कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरा खाना खाओ, बस मुझे जिंदा रहने दो, क्योंकि मुझे इंसानों को बताना है कि वे क्रीपर इंसानों के लिए खतरा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान उन्हें खतरा समझें और उन सबको मार डालें। ये लोग ऑर्गेनिक वेस्ट के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी मिकी का पुराना दोस्त टेमो वहां आता है। ये वही लड़का है जिसके साथ मिकी ने दुनिया में लोन लिया था और जिसकी वजह से आज उसे एक्सपैंडेबल बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दोनों उससे नाराज थे, इसलिए दोनों ने मिलकर टेमो को ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल दिया, लेकिन तभी दूसरे लोग वहां आ जाते हैं, इसलिए उन्हें टेमो को बचाना पड़ता है। जब टेमो वापस आता है तो वो डरा हुआ था। उसके डर का फायदा उठाकर मिकी 18 और मिकी 17 उसे धमकाते हैं कि अगर उसने किसी को बताया कि वे 2 वेरिएंट यहाँ जिंदा हैं तो वे उसे वापस ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल देंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। खैर, अब मिकी 17 अपने कमरे में जाता है और मिकी 18 को नासा ले जाता है कुछ काम करवाने के लिए। कुछ समय बाद केनेथ मार्शल के लोग आते हैं और मिकी 17 को ये कहते हुए ले जाते हैं कि उसके लिए एक दावत का आयोजन किया गया है। मिकी बहुत खुश होता है। केनेथ मार्शल ने आज उसे सम्मान दिया और उसे खाने के लिए खाना दिया। मिकी 17, जिसने लंबे समय से कुछ नहीं खाया था, इस खाने से परेशान हो गया। वह ये खाना खा रहा था, तभी जेम्मा वहां आती है। यहाँ की वैज्ञानिक केनेथ मार्शल से कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप किसी को दावत पर बुलाएं, उसे सम्मान दें और उसके बाद उसे प्रयोगों वाला गंदा खाना दें। यहाँ मिकी 17 को पता चलता है कि यह सिंथेटिक मांस था, यानी ये कृत्रिम रूप से बनाया गया मांस था जिसे पहले एक एक्सपेंडेबल पर आजमाया जा रहा था, यानी ये इंसानों के खाने लायक भी है या नहीं। अब उसने ये सुना ही था कि ये मांस उस पर प्रतिक्रिया करने लगा, उसका गला सूख गया, उसे उल्टी आने लगी। यह देखकर सभी को पता चल गया कि सिंथेटिक मांस यानी कृत्रिम मांस जो उसने बनाया था वो खराब था। अब ये सब चल ही रहा था कि वैज्ञानिक आई और उसे एक इंजेक्शन दिया। अचानक मिकी भी ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार किया गया था वो जेम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह उसे अपनी केबिन में ले जाती है और उसे चाय भी देती है। दोनों यहाँ बातें करते हैं और जेम्मा को मिकी का स्वभाव बहुत पसंद आता है। चाय पीने के बाद वो जल्दी से उठता है और अपने केबिन में जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि नाशा यानी उसकी दोस्त वहाँ आई हुई थी। वो इस बार मिकी 18 के साथ बैठी थी और मिकी 17 को देखकर वो हैरान थी कि 2 मिकी एक ही समय में कैसे जिंदा थे। वो किसी तरह इस मामले को सुलझा ही लेती, लेकिन इसी बीच जेम्मा मिकी 17 के पीछे पीछे वहां आ जाती है। वो जाती है और तुरंत अधिकारियों से शिकायत करती है। तभी नाशा उसे रोकती है। नाशा उससे कहती है, देखो मिकी जिंदा है या नहीं, तुम्हें कुछ नहीं खोना है, लेकिन मैं मिकी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। फिलहाल जेम्मा भी उसकी बात सुनती है और इससे पहले कि ये लोग कुछ और कह पाते उसे मीटिंग रूम से बहुत शोर सुनाई देता है। वहां दरअसल केनेथ मार्शल नेफिलिम ग्रह से लाए गए पत्थरों पर अपना नाम खोद रहा था, ताकि सभी को पता चले कि केनेथ मार्शल और उसकी पीढ़ी पहली बार नेफिलिम ग्रह पर आई थी और यहाँ रहने लगी थी। जैसे ही पत्थर कटता है उसमें से 2 क्रीपर निकलते हैं, जिनमें से एक केनेथ मार्शल पर हमला कर देता है और दूसरा यहीं तड़पने लगता है। यहाँ एक हंगामा मच जाता है और जेम्मा और नाशा उनकी आवाज सुनकर ही यहाँ आई थी। सुरक्षा गार्ड तुरंत उस क्रीपर को मार देते हैं जिसने केनेथ मार्शल पर हमला किया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ मिकी 18, जो केनेथ मार्शल पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान खतरे में थी, वो केनेथ मार्शल को मारने की कोशिश करता है। मिकी 18 की गलती के कारण सभी का ध्यान मिकी 17 और 18 पर जाता है और उनके साथ नाशा भी पकड़ी जाती है क्योंकि नाशा ने इसकी रिपोर्ट नहीं की थी। हम देखते हैं कि वो क्रीपर भी पकड़ा गया था जो भाग गया था
और नए प्रयोग इन लोगों ने शुरू कर दिए। अब नाशा और मिकी 17 बातें कर रहे थे कि यहाँ एक डेमो था। वो मिकी से कहती है, देखो, जिस आदमी से हमने लोन लिया था वो कह रहा है कि हमें जल्द ही उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने धमकी दी है कि वो मेरे या तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा लेना चाहता है। देखो, तुम एक एक्सपेंडेबल हो, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें वापस जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मेरे शरीर का कोई हिस्सा चला जाए तो मैं क्या करूंगी। तभी मिकी 18 कहता है, देखो, मैं गुस्से वाला हूँ और मैं ही वो था जो तुम्हें ऑर्गेनिक वेस्ट पर फेंकने वाला था। मेरा गुस्सा मुझे बार बार मुश्किल में डाल रहा है। एक काम करो, तुम मेरे शरीर का एक हिस्सा ले लो। जैसे ही होशी डेमो के पास आता है तो मिकी 18 उसे झटका देता है, क्योंकि ये उसकी योजना थी। जिसके बाद उसने डेमो की जेब से चाबी चुरा ली। वो अभी अभी रिहा हुआ था कि कुछ और लोग वहां आ गए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि केनेथ मार्शल की पत्नी ने उस क्रीपर की पूंछ काटकर एक सॉस बनाया था जो उसे बहुत पसंद आया था। अब वो उसी क्रीपर की पूंछ चाहता था जिसे उसने जलाने का फैसला किया था कि ये तीनों को दिया जाएगा। अंतरिक्ष यान के बाहर लगे कैमरों से केनेथ मार्शल देख सकता है कि इस छोटे से क्रीपर को लेने के लिए बहुत सारे क्रीपर उसकी बात सुन रहे हैं। वो केनेथ से बात करना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम कितने बेशर्म इंसान हो, अपनी जीभ के स्वाद के लिए तुम इतने सारे जीवों को चोट पहुंचाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उसके बाद केनेथ मार्शल गुस्सा हो जाता है और उसे सजा देने के लिए वो उस छोटे क्रीपर को एक रस्सी से बांध देता है और उसकी रस्सी नाशा के दांतों में पकड़वा देता है और वो उसे ऑर्गेनिक वेस्ट के पास रख देता है और कहता है कि अगर ये रस्सी टूटी तो उसे मार दिया जाएगा। अब उस छोटे क्रीपर की जान बचाने के लिए नाशा रस्सी को अपने दांतों में पकड़े हुए थी, जबकि मिकी 17 और मिकी 18 को अंतरिक्ष यान से नेफिलिम ग्रह पर गिरा दिया गया था। उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, सारे जीव स्पेस शटल के पास ही थे। अब मिकी 17, जो पहले ही यहाँ एक जीव से मिल चुका था, वो इन जीवों से बात करना चाहता था और सब कुछ सुलझाना चाहता था। वो जीव से कहता है कि वो एक इंसान है, उसके पास बहुत सारी जहरीली गैसें हैं जिन्हें वो छोड़ेगा और तुम सबको मार देगा। इस जीव के पास टेलेकिनेसिस की शक्ति थी, यानी वो अपने संदेश को मिकी 17 के दिमाग में भेज सकता था। वह कहता है, तुमने हमारे क्रीपर को मार डाला है और ये क्रीपर तुम्हारे साथ है। अगर तुम मरे हुए क्रीपर के बदले अपने दोस्त को मार डालो और मेरे दूसरे क्रीपर को हमारे पास वापस ले आओ तो मैं भी तुम सबको बख्श दूंगा, वरना हमारे पास भी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हम तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ध्वनि तरंगे पैदा करने की शक्ति है जो तुम्हारे कानों को फाड़ देंगी और यहाँ तक कि तुम्हारे दिमाग को भी। इसका उदाहरण देने के लिए वो जीव जोर से चीखना शुरू कर देता है। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि मिकी 17 और 18 को अपनी जान बचाने के लिए अपने कान बंद करने पड़े। मिकी 17 समझ गया था कि ये जीव बहुत शक्तिशाली हैं। ये बताने के लिए वो अंतरिक्ष यान के कैमरे के पास जाता है और हाथ हिलाकर समझाने की कोशिश करता है कि क्रीपर के बच्चे को छोड़ दो। नाशा इस इशारे को समझ गई थी, लेकिन केनेथ मार्शल को लगा कि मिकी उन जीवों से बात कर रहा है। केनेथ कहता है, मुझे बात करनी चाहिए, मैं नेता हूँ। उसका सचिव भी पीछे से कहता है, हाँ सर, आप बाहर जाइए, आप उनसे बात कीजिए। हम तो उन्हें मारने के लिए पहले से ही वहाँ हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो ये इतिहास में लिखा जाएगा और लोगों की नज़रों में आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। केनेथ मार्शल को भी लगा कि जब वो बात करने जाएगा तो दोनों मिकी को ऐसा लगना चाहिए, इसलिए वो उन बमों का रिमोट अपने पास रख लेता है जो मिकी 17 और मिकी 18 ने पहने हुए थे। यहाँ केनेथ बाहर जाता है तो नाशा भी उस छोटे क्रीपर को बचाते हुए, उन सब से लड़ते हुए उसे बाहर ले आती है ताकि ये क्रीपर अपनी माँ के पास जा सके। नाशा दौड़कर उस क्रीपर को मिकी 17 को देती है और मिकी 17 जाता है और ये क्रीपर अपनी माँ को पकड़ लेता है। लेकिन जैसा कि उस बड़े जीव ने 2 शर्तें रखी थीं, एक ये कि उसका क्रीपर वापस किया जाना चाहिए और दूसरे क्रीपर की जान के बदले यहाँ एक इंसान की जान ली जानी चाहिए, इसलिए वो यही सोचकर वहां से जाएगा। मिकी 18 केनेथ मार्शल के पास जाता है और अपने ही बम का बटन दबा देता है और दोनों की जान यहीं चली जाती है। जैसे ही उसका बदला पूरा होता है, माँ क्रीपर सबको लेकर वहां से चली जाती है जैसा उसने वादा किया था। उसके बाद हमें 6 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां नाशा अंतरिक्ष समुदाय की प्रमुख बन गई थी। मिकी अभी भी जिंदा है और उसे एक रिमोट दिया जाता है और नाशा कहती है, इसके जरिए तुम उस एक्सपेंडेबल मशीन को नष्ट कर सकते हो जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन मिकी उस बटन को दबा देता है और उस मशीन को नष्ट कर देता है और बस फिल्म एक खुशनुमा अंत के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपका अच्छा समय बीता होगा। देखने के लिए धन्यवाद।